दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज का विषय लाखों शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सबों को पता है कि बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं वो एनपीएस से आच्छादित हुए हैं, यानी कि जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो एनपीएस से आच्छादित हैं। तो क्या अब ये बहस हो रहा है कि क्या ओपीएस बिहार में फिर लागू हो सकता है? क्या बिहार सहित अन्य राज्यों में ओपीएस लागू हो सकता है? कारण कि बहुत सारे राज्यों का ये कहना है कि जब केंद्र सरकार ही एनपीएस में है तो राज्य सरकारें ओपीएस लागू क्यों करेगी। इसलिए बहुत सारे राज्य सरकारें जो हैं वो एनपीएस ही हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे मध्य प्रदेश है, बंगाल है, ये सब बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर आज भी जो है वो ओपीएस ही हैं। तो आइए ये विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस संबंध में आप क्या कुछ राय रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप अवश्य रखिएगा। देखिए दोस्तों, लाखों सरकारी कर्मचारी जो है वो एनपीएस से जुड़ा हुआ है। इस विषय में क्या राज्य सरकारें फिर से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की ओर लौट सकती है? हाल ही में इस विषय पर एक नई चर्चा शुरू हुई है जिसमें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है के चेयरमैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर राज्य सरकारें, चेयरमैन साहब ने कहे कि चेयरमैन साहब बोले कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो अपने कर्मचारियों को पुराना पेंशन स्कीम जो है वो दे सकती है, यानी कि ओपीएस से वो आच्छादित कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार अगर नहीं दे रही है तो राज्य सरकारें नहीं दे। राज्य सरकारें की अपनी एक अलग व्यवस्था है, राज्य सरकार इसे दे सकती है। अब इस बयान के बाद से देश भर में राज्य कर्मचारियों की एक नई उम्मीद जो है वो जग गई है। अब कई राज्य यह कहकर इस मुद्दे को टाल देते हैं कि केंद्र सरकार ही जब एनपीएस में है तो राज्य सरकार ओपीएस लागू क्यों करेगी। लेकिन अब जब नियामक संस्था के जो शीर्ष स्तर के पदाधिकारी हैं, जब वही कहे कि राज्य स्वतंत्र है तो ओपीएस लागू करने के लिए, तो निश्चित रूप से राज्य को इस मुद्दे पर नई मांग जो है ना उठना जो है वो शुरू हो जाना लाजमी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य जो है वो सेफ हो, उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो। और एनपीएस की क्या स्थिति है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो हर कोई चाहता है कि वो ओपीएस में हो। दरअसल वर्तमान व्यवस्था में नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान देता है, और नई पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारी हैं अपने वेतन का 10% योगदान देता है और राज्य सरकार उस पर 14% योगदान देती है, यानी कुल मिलाकर 24% जो राशि है वो हर महीने पेंशन फंड में जमा होती है। ठीक है। यही कारण है कि पीएफआरडीए के चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई राज्य सरकार, जी हाँ, पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा है कि यदि कोई राज्य सरकार ओपीएस लागू करना चाहती है तो उसे इस योगदान व्यवस्था पर ध्यान रखना होगा। समझ रहे हैं कि इस योगदान व्यवस्था पर ध्यान रखना होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल ओपीएस शब्द बोल देने से वास्तव में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी? क्या अगर हम सिर्फ कहें कि हम ओपीएस में हैं या ओपीएस में चले जाएंगे तो क्या पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो रूल हैं, क्या वो लागू हो जाएगा? क्या इतना आसान है? तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर मेरी बात पसंद आई हो तो कमेंट अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब देखिए, सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 में इस नियम के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन का लगभग 50% के रूप में वो पेंशन पाता है। यानी कि जितना, जैसे मान लिया कि कोई कर्मचारी दिसंबर में रिटायर होते हैं और दिसंबर में उनका पेमेंट जो है वो 60,000 रुपया है, तो जब रिटायर करेंगे 1 जनवरी, मान लिया कि जैसे ऐसे समझिए कि दिसंबर 2025 में कोई शिक्षक रिटायर होते हैं और उनका वेतन है 60,000 रुपया, तो 1 जनवरी 2026 से तो उनको पेंशन जो मिलेगा वो 30,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, यही नियम है। हम लोग के घर में भी बाबा हैं, चाहे पिताजी रिटायर हुए तो वैसे ही मिला, और माँ वगैरह को भी फिर उससे थोड़ा सा कम मिलता है। अब तो
50% मिलता है। अब कर्मचारी को, और इसके लिए कर्मचारी को कोई मासिक कटौती भी नहीं होती है ना। लेकिन अगर राज्य सरकार ओपीएस लागू करने की बात करती है और साथ ही 10% कर्मचारी योगदान देता है और 14% जो है वो राज्य सरकार देती है। अगर मान लिया कि अभी आप एनपीएस में हैं और फिर लागू हो गया ओपीएस, तो 10% आप दे रहे हैं और 14% जो है वो राज्य सरकार दे रही है। तो अब थोड़ा सा इसको गौर से सोचिए कि प्रतिशत सरकार योगदान में व्यवस्था, यानी 14% सरकारी योगदान की व्यवस्था भी जारी रहती है, तो यह पूरी तरह से पुरानी पेंशन स्कीम कहलाएगी? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। आप जरा देखिए अब आगे, यह नई व्यवस्था नहीं हो जाएगी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह एक मिश्रित व्यवस्था होगी। इसमें ओपीएस भी होगा और एनपीएस, दोनों तत्व जो हैं वो शामिल होंगे। क्योंकि देखिए राशि चला गया है एनपीएस के पास, अब लागू होगा ओपीएस। अब एनपीएस वो राशि को लौटाएगा, क्योंकि लौटाएगा तब तो एनपीएस कहेगा कि राज्य सरकार का हमारा अनुबंध जो है वो 60 साल का था, जब तक कि कर्मचारी रिटायर नहीं हो जाते हैं। तो बीच में ये व्यवस्था कैसे होगा? तो इसमें क्या होगा कि कुछ भाग एनपीएस में और कुछ भाग ओपीएस में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे में अगर स्थिति बनती है तो ये क्या होगा, एक मिश्रित व्यवस्था हो जाएगी। अब थोड़ा इससे और भी ज़्यादा रोचक बात है, थोड़ा पीछे हम लोग देखते हैं। यही कारण है कि कई राज्य यह स्थिति पहले से देखने को मिली है। कई राज्य पहले से इस बात को जानता, राज्य सरकारें जान रही थी कि ऐसा अगर करेंगे तो ये कठिनाई इसमें होगी, और हो रही है। बहुत से राज्य, अगर मान लिया कि बिहार है, बिहार अगर लागू करेगा तो पूर्ण रूप से ओपीएस नहीं हो पाएगा। जो कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से ओपीएस नहीं होगा। ओपीएस और एनपीएस का मिश्रित व्यवस्था हो सकता है, लेकिन ओपीएस नहीं हो पाएगा। अब देखिए उदाहरण लेते हैं कुछ राज्य का, वहाँ क्या व्यवस्था है। उदाहरण के लिए पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में ओपीएस को लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग घोषणाएं और अलग अलग नीतियां बनाई गई है, समझ गए। वहीं वेस्ट बंगाल जो है ऐसा है राज्य है जहां एनपीएस को कभी लागू नहीं किया गया। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वहां कभी भी एनपीएस को लागू किया ही नहीं गया। वहां हमें आज भी और कल भी ओपीएस था और ओपीएस ही बना हुआ है अभी तक, और पुरानी व्यवस्था के तहत ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जिन कर्मचारियों को एनपीएस से वर्षों से कटौती हो रही है, क्या वह पैसा वापस मिल जाएगा? मानते हैं कि लागू हो भी गया तो क्या वो पैसा मिल जाएगा? इस विषय पर पहले ही विवाद सामने आया है। इस विषय पर पहले विवाद बहुत हुआ है कि कुछ राज्यों में एनपीएस से ओपीएस में जाने का प्रयास किया है। वही बहुत से ऐसे राज्य हैं जो एनपीएस से ओपीएस में जाने का प्रयास किए हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है तो मांग होती है तो राज्य सरकारें घोषणा करती है। जब घोषणा करती है और सरकारें फिर जीत जाती है तो मांग तो फिर उठना लाजमी है, क्योंकि उनके चुनावी मैनिफेस्टो में है। तो जो पब्लिक है, जो वोट देकर के जिताई है, वो मांगती है कि हमें दीजिए। तब देखिए कुछ राज्य ने एनपीएस से जाने का किया तो इसमें पीएफआरडीए यह कहते हुए पैसा लौटाने से इनकार कर दिया कि राज्य के साथ पहले से ही समझौता मौजूद है। मैंने पहले ही कहा था इस बात को लेकर के कि इस तरह की समस्या आ सकती है। वो कहा कि नहीं, हम कैसे लौटाएंगे, राज्य सरकार से पहले से मेरा इस पर बात हो गया है, जब हमारा साइन मोहर हो गया तो हम कैसे पैसा लौटाएंगे, हम पैसा नहीं लौटाएंगे, है ना। तो आप देखिए, इसलिए आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि अगर राज्य सरकारें ओपीएस लागू करती है तो क्या उन्हें एनपीएस में जमा फंड वापस मिलेंगे? क्या कर्मचारियों को वास्तव में पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल पाएगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ओपीएस और एनपीएस के बीच में यह बहस अभी खत्म नहीं हुआ है। चर्चाएं हो रही है, सरकार जीतने के लिए घोषणाएं करती है, लेकिन विवाद जो है वो बना हुआ है। सरकार चाहती भी है कि ऐसा हो जाए, लेकिन दरअसल पहले से सब चीज़ें तय होती है, फिर राज्य सरकार बीच में अगर कुछ बदलती है तो फिर वो चला जाएगा कोर्ट,
तो ये मामला से फिर हो जाएगा पेंडिंग, क्योंकि बीच में एक कोर्ट भी खड़ा हो जाता है, तो उसमें कर्मचारी को भी नुकसान होता है और राज्य सरकार सीधे कह देगी कि अब तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जब फैसला होगा तब होगा, और ये मामला कोर्ट में जल्दी सलटता नहीं है, तब तक कर्मचारी क्या होते हैं कि रिटायर हो जाते हैं। आप देखिए, बल्कि आने वाले वर्षों में यह मुद्दा और भी राजनीतिक और प्रशासनिक विषय बन सकता है, और लाखों जो कर्मचारी हैं इस उम्मीद में है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित पेंशन मिले, है ना। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाती है, या फिर एनपीएस को ही इतना सशक्त और मजबूत बना दिया जाए कि ओपीएस और एनपीएस में ज़्यादा अंतर नहीं हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और इस संबंध में क्या आप राय रखना चाहते हैं, क्या जो बिहार में जो शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं उनको एपीएस से आच्छादित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सारे बातों के ऊपर आप अपना विचार अवश्य रखिएगा। आपका विचार सादर आमंत्रित है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करना नहीं भूलिएगा।